जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? फटाफट कंफर्म करो तुम लोगों को कि मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं। तो हम करेंगे शुरू आज की क्लास। शुरू करेंगे सर आज की क्लास। फटाफट आप लोग कंफर्म कर दो कि आप लोगों को मैं दिख रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं। और आज अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म कर देंगे सूद समेत, क्वेश्चंस के साथ। ऑलराइट गाइस, ओके गाइस, चलो शुरू करें। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप लोग? कैरी मिनाटी स्टाइल में सीखूंगा, थोड़ा धीरे धीरे सीखूंगा। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने कल की क्लास में जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन किया नहीं होगा। ठीक है, तुमसे इससे ज्यादा कुछ उम्मीद में रख नहीं सकता। ठीक है, कि उम्मीद ये करूं कि तुमने कर लिया होगा। बताओ फटाफट से, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? तुम लोगों ने करा होगा कि नहीं करा होगा? बोलो बोलो। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। ओके गाइस, चलो। गाइस पहले कुछ चीजें बता दूं जो मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को। एक तो पहली चीज ये कि रिवीजन शुरू करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसके पहले 3 वीडियोस और रिकॉर्ड हो चुके हैं इसी चैप्टर पे। पहले वाले वीडियो में यूनिट 1, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3 का पार्ट ए। और अब यूनिट 3 में अपन खत्म करने वाले हैं पूरा एजेंसी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद अपन यूनिट 3 के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। आप लोगों को ये नोट्स कहां से मिलेंगे? सर मैं बता देता हूँ, ये नोट्स कहां से मिलेंगे, तुम ही बताओ जरा। तुमको बताए, 2 जगह से मिलेंगे। एक है शुभम सिंगल.com, दूसरा डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे जाकर के तुम नोट्स ले सकते हो। वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट के रिवीजन मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। सर ये नोट्स अगर आपको चाहिए हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है, आप हार्ड कॉपी कॉपी में भी ऑर्डर कर सकते हो। एकदम कॉफ्ट टू कॉफ्ट में आपको ये नोट्स जो है ये पहुंचाए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना एकदम। मैंने क्या कहा, सुनो मेरी बात। मैंने कहा प्रिंसिपल लाइबिलिटीज टू थर्ड पार्टीज। सर हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? अपन पढ़ रहे हैं, एक बार देख लो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं सर। तो अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं एजेंसी। एजेंसी में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा कि एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश कैसे होता है। एजेंसी क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा एजेंट क्या होता है। फिर अपन ने पढ़ा प्रिंसिपल क्या होता है। फिर अपन ने पढ़ा कि एजेंट और एजेंसी का टेस्ट क्या होता है। 2 बहुत बड़े टेस्ट होते हैं एजेंसी के। उसके बाद एजेंट कौन बन सकता है, प्रिंसिपल कौन बन सकता है। एजेंसी क्रिएट किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। सर यहां पे ना एक और चीज तुम चाहो तो ऐड कर सकते हो, वाइफ। क्या? ये कैसा शॉर्टकट है सर? नहीं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये पूरा फुल फॉर्म है। लॉ कहता है वाइफ जो होती है ना, वो बाई डिफॉल्ट हस्बैंड की एजेंट मानी जाती है। अगर कुछ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगे वो अपन पढ़ेंगे, पर आप यहाँ पे वाइफ ऐड कर सकते हो। सर क्या हमारे मॉड्यूल में दिया है? नहीं। पर क्या हमारे पास्ट पेपर में क्वेश्चन में आया है? हाँ, तो अपन उसको एक बार आज पढ़ लेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा सर एजेंसी क्रिएट कैसे होती है। फिर हमने पढ़ा कि आपका सब एजेंट क्या होता है और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और मैंने तुमको बोला था ये सारे चीजों के अच्छे अच्छे शॉर्टकट बना के अपनी क्रिएटिविटी दिखा करके तुम लोग कमेंट पे डालना, एक नालायक इंसान था, एक नालायक इंसान था, मैं बताऊंगा नहीं पर नालायक था। अच्छा था जो भी तुमने लिखा, पर थोड़ा और गंगा वाले मन से अगर लिखो, गंगा नहा के आए हो ऐसे मन से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद सर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं एजेंट के, ये बहुत भारी था कॉन्सेप्ट। बहुत सारे ड्यूटीज होते हैं, तो मैंने बताया 10 ड्यूटी 5 राइट्स है एजेंट के। तो अपन ने 10 ड्यूटीज पढ़े और उसके बाद अपन ने 5 राइट्स जो है एजेंट के पढ़े। और बस इतना ही पढ़ा था अपन ने कल की क्लास में। बस सर, हाँ 1 घंटे में और क्या होगा? रैपिड रिविजन थोड़ी है, हाँ, कि 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। रैपिड रिविजन थोड़ी ना है। चलो सर आगे बढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, सरकास्टिक था, रैपिड रिवीजन ही है। क्लास में इससे और ज्यादा समय लगता है, बट इसके बाद एक अपने को 1 घंटे का रिवीजन बनाना पड़ेगा जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पूरा कवर हो जाए। क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? अरे बोलो हाँ। यस। ओके, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी क्या है? ये प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर ये जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कौन होता है? जिसने एजेंट अपॉइंट किया था, उसको थर्ड पार्टी की तरफ क्या राइट्स है? तो मैंने कहा देख भाई बहुत सिंपल है, तुम ना चार्ट फॉर्म में समझो। अगर ये प्रिंसिपल है, इसने अगर एजेंट को अपॉइंट किया था और एजेंट ने अगर थर्ड पार्टी के साथ डील किया, तो प्रिंसिपल का क्या
क्या ड्यूटीज है? तो सर अगर एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ डील किया ना, तो ऐसा माना जाएगा जैसे प्रिंसिपल खुद ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और प्रिंसिपल उतने ही हद तक लायबल होगा जितना अगर वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करता तो लायबल होगा। तो इसलिए यहां पे क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल विल बी कंप्लीटली लायबल टू द थर्ड पार्टी। अगर एजेंट और थर्ड पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया है तो माना जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल ने इंटर किया है, और अगर ये थर्ड पार्टी जाकर के प्रिंसिपल को सू करना चाहे वो सू कर सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है। पर सर शर्त सिर्फ एक ही है कि ए ने अपने अथॉरिटी के अंडर काम किया है, एजेंट ने अगर अपने अथॉरिटी के अंडर काम किया है तभी वो प्रिंसिपल को लायबल ठहरा सकता है, वरना वो लायबल नहीं ठहरा सकता। पर सर एजेंट अगर अपने अथॉरिटी के बाहर काम कर रहे हैं, अथॉरिटी के बाहर काम कर रहे हैं मतलब क्या, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला था एजेंट ये ले 10 लाख रुपया कैश और एक काम कर तू ना जाकर के गुड्स खरीद के आ जा। सर उसने 10 लाख रुपए कैश का गुड्स तो खरीदा, लेकिन उसने क्रेडिट में 12 लाख रुपए के क्रेडिट में और गुड्स एक्स्ट्रा खरीद लिए। तो सर ये जो एक्स्ट्रा गुड्स उसने खरीदे ना, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में एजेंट ने अपने अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया है। पर सर क्या क्या प्रिंसिपल ये वाले गुड्स के लिए लायबल होगा जो 10 लाख रुपए कैश देकर के खरीदा है? क्या ये वाले गुड्स जो खरीदे क्या उसके लिए प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल जो है बाउंड होगा? हाँ सर, उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एजेंट की अथॉरिटी के अंडर था, पर ये जो 12 लाख रुपए क्रेडिट में खरीदा है ना गुड्स, वो एजेंट की अथॉरिटी में नहीं था, तो वो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। पर सर यहां पे केस क्या था, यहां पे तुमने गुड्स को सेपरेट कर लिया। पर अगर तुमने क्या किया, तुमने बोला था एजेंट को एजेंट जा करके 500 शीप्स खरीद के ले आ, 500 शीप्स खरीद के ले आ। पर उसने 500 शीप्स के साथ साथ 200 गोट्स भी और खरीद के ले आए, और इन दोनों का मिला करके साथ में 6 लाख रुपए दे दिया। मेरे को पता नहीं कि शीप्स के कितने दिए, गोट्स के कितने दिए, मैं इनको सेपरेट नहीं कर सकता। पर मैंने कितने के लिए अथॉरिटी दी थी? मैंने बस अथॉरिटी दिया था 500 शीप्स लेके आने का। क्या वो 500 शीप्स लेके आया? नहीं, वो 500 शीप्स तो लाया, साथ में 200 गोट भी लाया। तो ये वाले पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को ना कैंसिल कर सकता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोल सकता है मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड दी अथॉरिटी हुई है, और साथ में सेपरेबल भी नहीं है, आप ट्रांजैक्शन को सेपरेट भी नहीं कर सकते। फिर ऊपर वाले एग्जाम्पल में सर जो गुड्स है उसको सेपरेट कर सकते हो आप, इसलिए उस केस में क्या होगा, उसमें प्रिंसिपल जो अथॉरिटी के अंडर काम था उसके लिए लायबल हो जाएगा। और बाद में मोहित, क्या हो गया है भाई? मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट स्टेज में बीच में घुस रखा हूं, तो बीच में घुस के बोल रहा है सर पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करवा दो। हाँ, क्या मतलब? जो बच्चे आए पढ़ने घर जाओ, जो टीचर पढ़ाने आए घर जाओ, मोहित को पढ़ना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते हैं। हाँ क्या बेटा क्या? क्या क्या क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। मोहित के लिए कोई कुछ दो शब्द कहना चाहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो चलो चलो। मैं देखा कमेंट में लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उसमें अपने मोहित भाई सो के उठे, बोले सर पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करा दो। वो कराने आऊंगा ना मोहित, तेरे जैसा एक और मोहित आएगा, बोलेगा सर पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करा दो। जब वो कराने आऊंगा ना, तो एक और मोहित आएगा, वो बोलेगा सर पहले May 23 का रिवीजन करा दो ना। सुनो गाइस, अब सर प्रिंसिपल की लाइबिलिटी टू अ थर्ड पार्टी, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी टू अ थर्ड पार्टी क्या होगा? अगर आप स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर जितना आपको ऑथराइज्ड है उसके अंदर अगर आप काम कर रहे हो, तो ऐसा माना जाएगा कि प्रिंसिपल खुद इन पर्सन काम कर रहा है। जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया सर, अगर एजेंट अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, मैं तुमको एक फाइनल समरी बता देता हूं, फिर अपने को रीड भी करना नहीं पड़ेगा। या तो एजेंट अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, या एजेंट आउटसाइड अथॉरिटी काम कर रहा है। अगर अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है तो प्रिंसिपल जो है लायबल हो जाएगा। पर अगर आउटसाइड अथॉरिटी काम कर रहा है, तो ये देखना जो उसने काम किया है क्या वो सेपरेबल है। अगर सेपरेबल है तो जो अथॉरिटी के अंदर काम किया है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा, जो आउटसाइड अथॉरिटी है उसके लिए लायबल नहीं होगा। पर अगर वो इनसेपरेबल है, जैसे कि उसने 500 शीप और 200 गोट खरीद लिए 6 लाख रुपए के लिए, अब पता नहीं गोट का कितना शीप का कितना, तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो है ना, होल ट्रांजैक्शन जो है उसको कौन कैंसिल कर सकता है? आपका प्रिंसिपल कैंसिल कर सकता है। इतनी सी बात है बस, इतनी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़े सर। तो पहला केस क्या है? प्रिंसिपल लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट विच आर विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद प्रिंसिपल लाइबिलिटी व्हेन द एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। अगर आप अथॉरिटी के बाहर जा रहे हो तो सवाल ये है क्या सेपरेबल है? अगर तुम सेपरेट कर सकते हो तो सेपरेट करने के बाद जितना काम आपने अथॉरिटी के अंदर किया है उसके लिए प्रिंसिपल बाइंडिंग होगा। पर जो काम आपने अथॉरिटी के बाहर जाके किया है, या फिर अगर आपने
जो ट्रांजैक्शन किया है वो सेपरेबल नहीं है, तो उस केस में आपका प्रिंसिपल बाइंडिंग नहीं होगा। क्या लिखा है, अगर नॉट सेपरेबल है तो द प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन, वो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर सकता है। सर जैसे आपको मैंने बोला था 500 शीप खरीदने, एजेंट ने 500 शीप के साथ 200 लैम्प खरीद लिए 6 लाख रुपए के लिए, तो ए जो है ना प्रिंसिपल, वो पूरा पूरा ट्रांजैक्शन को रेप्यूडिएट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। पर सर एक एक्सेप्शन है इसका, और एक्सेप्शन आपको पता है कि अगर मैंने एजेंट को अथॉरिटी जो दी थी वो एक्सप्रेस नहीं थी, इंप्लाइड थी। मतलब क्या, अगर कोई आया मेरे दुकान में खरीदी करने के लिए, एक बंदा बैठा हुआ था जो मेरा एजेंट नहीं है, पर मैं वहां बाजू में खड़े होकर कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बस देख रहा हूं कि कैसे चल रहा है सब कुछ, कैसे बेच रहा है, वो सारी चीजें देख रहा हूं, तो ये इंप्लाइड एजेंसी आ जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, एजेंसी बाय स्टोपेल, एजेंसी बाय स्टोपेल या एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। अगर एजेंसी बाय स्टोपेल या एजेंसी बाय होल्डिंग आउट है ना, तो फिर प्रिंसिपल नहीं बचेगा, तो फिर प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा, बट अदरवाइज प्रिंसिपल जो है वो बच जाएगा। समझे सर। अब क्या है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नोटिस गिवन टू एन एजेंट, बहुत सिंपल सा लॉजिक है सर। अगर कोई बात आपने एजेंट के कान में जाके बताई है ना, तो लॉ ये मान लेता है कि तुमने प्रिंसिपल के कान में जाके बताई है, भले प्रिंसिपल को पता हो या ना हो, भले प्रिंसिपल को पता हो या ना हो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है सर, सुनना, सिंपल सा एग्जाम्पल है, सुन लेना, इसी से समझ आएगा। लॉ क्या कहता है, नोटिस टू एजेंट, नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। अगर आपने एजेंट को कोई बात बता दी तो ये मान लिया जाएगा प्रिंसिपल को बात बता दी है। सर अगर ए ने एक एजेंट अपॉइंट किया था बी को, ए ने एजेंट अपॉइंट किया था बी को और बोला था बी तू ना सी से गुड्स खरीद लेना, कितने का गुड्स खरीद लेना, मान लो 1 लाख रुपए का गुड्स खरीद लेना। और फिर बोला बी तू ना 1 लाख रुपए का पेमेंट तू मत करना, मैं ना सी को 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि सी से मेरे को 50,000 रुपए लेने भी हैं, 50,000 रुपए लेने भी हैं, तो मैं नेट ऑफ करके क्या करूंगा, सी को पेमेंट कर दूंगा। अब सर बाद में क्या हुआ, बाद में बी ने जाके गुड्स खरीद लिए और पी को बाद में पता चला कि अरे सी ने जो गुड्स बेचा ना वो सी का तो था ही नहीं, वो तो डी का था, डी का गुड्स था। तो अब पेमेंट किसको जाएगा सर, पेमेंट जो 1 लाख रुपए है वो कायदे से डी को जाना चाहिए। पर ए ने क्या किया, ए ने पेमेंट जो है सी को गलती से कर दिया। क्या ये गलती एक ही माफ होगी, लॉ कहता है माफ नहीं होगी भाई। बी को पता चल गया था ना सी का गुड्स नहीं है, तो उसका मतलब ये माना जाएगा ए को पता चल गया था। पर सर बी ने ए को नहीं बताया, अरे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में वो रिलेशन माना जाता है कि अगर एजेंट के कान में बताया तो प्रिंसिपल के कान में सुनाई दे दिया है। अब तुमको ना पैसे सी को नहीं, तुमको पैसे डी को ही देने चाहिए थे और पूरा 1 लाख रुपए देना चाहिए था। तुम अगर सी को पैसे दे रहे हो तो तुम बच नहीं सकते। नोटिस टू एजेंट इज कंसिडर्ड एज नोटिस टू प्रिंसिपल, नोटिस टू एजेंट इज कंसिडर्ड एज नोटिस टू प्रिंसिपल। अब आगे बढ़ते हैं सर, लास्ट प्रिंसिपल लाइबिलिटी फॉर एजेंट्स फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर तुमने तुम्हारा एजेंट कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है तो प्रिंसिपल तुम उसके लिए लायबल होगे, तुम उसके लिए लायबल होगे। पर अगर कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन उसके अथॉरिटी के बाहर है तो फिर प्रिंसिपल को अफेक्ट नहीं होगा। क्या मतलब सर, अगर पी ने एक एजेंट अपॉइंट किया और बोले एजेंट मेरा ये फोन है, ये फोन का ना स्क्रीन जो है ना, स्क्रीन जो है वो डुप्लीकेट है, पर तू एक काम कर ओरिजिनल है बोल के बेच दे, ओरिजिनल है बोल के बेच दे। तो एजेंट ने क्या किया सर, ओरिजिनल है बोल के ये फोन शुभम सिंगल को बेच दिया। अब सर क्या शुभम सिंगल जाके प्रिंसिपल का गला पकड़ सकता है, बिल्कुल पकड़ सकता है। क्यों, क्योंकि एजेंट अपने अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा था, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड कर रहा था। पर अगर एजेंट का अथॉरिटी ही नहीं था, जैसे कि क्या, एजेंट को मैंने फोन बेचने ही नहीं दिया था भाई, एजेंट को मत, तो मैंने बोला था फोन अपने पास रख तू, तू बेचना नहीं, पर एजेंट ने जबरदस्ती जाकर के सेल कर दिया। वो अपने अथॉरिटी के बाहर जाकर के अगर काम करता है तो वैसे भी प्रिंसिपल लायबल नहीं होता है, फ्रॉड के केस में तो दूर दूर तक लायबल नहीं होगा। सर अगर एजेंट अपने अथॉरिटी के बाहर जाके काम करता है तो प्रिंसिपल वैसे भी लायबल नहीं होता, तो फ्रॉड के केस में दूर दूर तक लायबल नहीं होगा। ये प्रोविजन है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। सर ये 4 पॉइंट था प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। प्रिंसिपल थर्ड पार्टी की तरफ कैसे लायबल होता है, सर अगर एजेंट अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल लायबल है, अगर अथॉरिटी के बाहर कर रहा है तो अगर वो सेपरेबल है कि कितना अथॉरिटी के अंदर था कितना अथॉरिटी के बाहर था, तो जितना अथॉरिटी के अंदर था उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है। पर अगर सेपरेबल नहीं है तो प्रिंसिपल पूरा का पूरा रेप्यूडिएट कर सकता है ट्रांजैक्शन को। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, अगर नोटिस एजेंट को मिल गया है तो प्रिंसिपल को नोटिस मिल गया मान लिया जाएगा, एंड द प्रिंसिपल विल बी लायबल टू द थर्ड पार्टीज। और उसके बाद क्या लिखा है सर, प्रिंसिपल लायबिलिटी फॉर एजेंट फ्रॉड, अगर एजेंट फ्रॉड कर रहा है लेकिन अपने अथॉरिटी के अंदर जो काम कर रहा है उसी में अगर फ्रॉड कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं, उसको वेरी वेल क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल को लायबल माना जाएगा। पर अगर आउटसाइड अथॉरिटी जाके कोई काम कर रहा है और उसमें फ्रॉड कर रहा है तो उसको लायबल नहीं माना जाएगा। अब सर ये पढ़ो क्या लिखा है, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टीज। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या एजेंट थर्ड पार्टी को लायबल होता है? अरे सिंपल सी बात बताओ, अरे बोलो ना लायको, क्या एजेंट थर्ड पार्टी को लायबल होता है? अरे बोलना।
दोस्तों बोलो ना क्या होता है? क्या एजेंट थर्ड पार्टी को लायबल होता है? तो सर लॉ एक सिंपल सी बात कहता है कि प्रिंसिपल के बिहाफ में अगर एजेंट काम कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है ना, तो एजेंट लायबल नहीं होता है थर्ड पार्टी को। एजेंट आंसरेबल होता है प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल आंसरेबल होता है थर्ड पार्टी को। लेकिन एजेंट थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं है एक्सेप्ट फॉर द ट्रांजैक्शन। बट सर इसके 5 एक्सेप्शन है। 5 एक्सेप्शन है जिस केस में एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल हो जाता है। पहला एक्सेप्शन क्या? अगर तुम्हारा प्रिंसिपल एक फॉरेनर है, ये जो प्रिंसिपल है वो अंग्रेज है, अगर तुम अंग्रेज के लिए काम कर रहे हो ना, तो तुम पर्सनली लायबल माने जाओगे। कौन उस अंग्रेज का गला पकड़ने जाएगा? सर अगर एक अंग्रेज था जॉन, जॉन ने अगर अपना फोन बेचा, बोला अजय तू ना जॉन का फोन इंडिया में बेच दे। अजय कौन है? एजेंट। और जॉन कौन है? प्रिंसिपल। अब शुभम अगर फोन खरीदने जा रहे हैं, क्या वो जॉन को पकड़ेगा अगर फोन खराब निकला? तो नहीं सर, वो बोल इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रिंसिपल एक फॉरेन प्रिंसिपल है ना, तो इसलिए एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने अपने प्रिंसिपल का डिस्क्लोजर नहीं दिया है, अगर आपने बताया नहीं कि प्रिंसिपल कौन है, या फिर आपने बताया ही नहीं प्रिंसिपल का डिस्क्लोजर क्या है, क्या एग्जिस्टेंस है नहीं है, कुछ भी अगर आपने अपने प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताया है, तो आपका एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। या फिर तीसरा सर, अगर आप एजेंट होने पर एजेंट बनने का प्रिटेंशन कर रहे हो, अगर आप एजेंट हो नहीं पर आप प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि मैं एजेंट हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये फोन, मान लो ये अजय देवगन का फोन है और मेरे को चोरी करके मिला, और मैं प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं अजय देवगन का एजेंट हूं और मैं इसको बेच रहा हूं, तो लॉ कहता है तू प्रिटेंड कर रहा है ना, तो तू पर्सनली लायबल हो जाएगा, क्योंकि तू ऑथराइज्ड एजेंट तो है नहीं, तो तेरे को पर्सनली अपन पकड़ेंगे। तो सर 5 ऐसे केस है जहां पे एजेंट को ना, 5 ऐसे केस है जहां पे एजेंट को पर्सनली लायबल माना जाता है। उसके अलावा कोई केस में एजेंट को पर्सनली लायबल नहीं माना जाता है। पहला, अगर आपका फॉरेन प्रिंसिपल है। दूसरा, अननेम्ड प्रिंसिपल, अननेम्ड या अनडिस्क्लोज, पता ही नहीं कौन प्रिंसिपल है। तीसरा, इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल, मतलब अगर माइनर, इनसॉल्वेंट या अनसाउंड माइंड का बंदा कोई प्रिंसिपल है। सर वो बन तो वैसे नहीं सकता, पर मान लो बन गया। सर अगर मैं अनसाउंड माइंड का हूं और मैंने थोड़ा नाटक करके जाके मैंने किसी को एजेंट अपॉइंट कर दिया, तो वो एजेंट जो है ना वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, मैं लायबल नहीं हूं। प्रिटेंडेड एजेंट, अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं थी या फिर वो उसके बाद प्रिटेंड कर रहा है एजेंट बनने का, या फिर अगर जब आप अपने अथॉरिटी के बाहर जाते हो ना, तो प्रिंसिपल तो लायबल नहीं होता है, कोई तो लायबल होगा। तो उस केस में कौन लायबल हो जाता है? आपका एजेंट लायबल हो जाता है। अरे मेरे को एक लॉजिकल सी बात बताओ, लॉजिकल सी बात बताओ। राम है, राम का एक दोस्त था श्याम। राम ने श्याम को बोला, श्याम एक काम कर, तू ना मेरा फोन अपने पास रख ले। श्याम ने क्या किया? राम का एजेंट बन करके गुड्स को बेच दिया अजय को। सर अजय आपका फेवरेट है क्या? नहीं यार, नाम इजी है। तो सर श्याम ने क्या किया? गुड्स बेच दिया अजय को। अब तुम मानो तुम अजय हो, तो तुमको लॉ ने बोला, अजय तू ना राम के पास नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जो एजेंट बना है ना, ये असल में एजेंट नहीं है, ये प्रिटेंड कर रहा था एजेंट बनने का, तो तू राम के पास नहीं जा सकता। तो भाई तुम किसी का तो गला पकड़ोगे ना, तो लॉ कहता है उस केस में एजेंट जो है पर्सनली लायबल हो जाएगा। अब तुम श्याम का गला पकड़ोगे। तो सर 5 केस है जहां पे एजेंट पर्सनली लायबल हो जाता है। पहला, अगर फॉरेन प्रिंसिपल है। दूसरा, अगर अनडिस्क्लोज्ड या फिर अनडिस्क्लोज्ड या फिर अननेम्ड प्रिंसिपल है। तीसरा, अगर एजेंट अपने अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर रहे हैं। चौथा, अगर एजेंट ही नहीं है, वो प्रिटेंड कर रहा है एजेंट होने के लिए। ये सारी चीजें अगर होती है तो एजेंट जो होता है वो पर्सनली लायबल हो जाता है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद करो। उफ कैप, उफ कैप, टोपी पहन के आया है एजेंट, टोपी पहन के अगर आ रहा है टोपी पहनाने, तो सर फॉरेन प्रिंसिपल, एफ, यू अननेम्ड, सी कॉम्पिटेंट, ए अथॉरिटी के बाहर, और पी प्रिटेंड अगर कर रहा है। ये 5 चीजें मैंने फिर से कहा, सुनो। यू क्या है? अगर आप अननेम्ड हो। एफ क्या है? अगर आप फॉरेन प्रिंसिपल हो। सी कॉम्पिटेंट नहीं हो, इनकॉम्पिटेंट हो। ए अथॉरिटी के बाहर जा रहे हो। पी प्रिटेंड कर रहे हो एजेंट बनने का। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों? उस केस में क्या होगा? उस केस में एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। वही सारी चीजें यहां पे लिखी है। अब सर आ जाओ राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज। पहले अपन ने क्या पढ़ा पता है? हम धीरे धीरे करके प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा प्रिंसिपल कब लायबल होगा, फिर हमने पढ़ा एजेंट कब पर्सनली लायबल होगा। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड पार्टीज के क्या राइट्स है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज? पहले हम पढ़ेंगे थर्ड पार्टीज का प्रिंसिपल की तरफ क्या राइट्स है, फिर हम पढ़ेंगे थर्ड पार्टी का एजेंट की तरफ क्या राइट्स है। सुनना ध्यान से। राइट ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। सर अगर मान लो, सुनो सुनो, सर अगर राम है, राम ने श्याम को अपना एजेंट बनाया बनाया, ठीक है, और श्याम ने क्या किया? फोन जाकर के अजय को बेच दिया। पर सर श्याम जब फोन अजय को बेचने गया ना, तो श्याम ने बताया ही नहीं कि ये फोन राम का है। श्याम ने ऐसे बेचा जैसे कि वो फोन खुद ही का है, जैसे कि वो फोन उसके खुद का ही है। उसने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि वो एजेंट है। और सर अजय के पास भी कोई तरीका नहीं था ये पता लगाने का कि श्याम जो है वो एजेंट है। तो क्या सर उस केस में प्रिंसिपल लायबल होगा?
सर क्या उस केस में प्रिंसिपल लायबल होगा अगर अजय को पता ही नहीं कि श्याम एजेंट है? लॉ ने कहा भाई तुम डिस्क्लोज्ड एजेंट हो या अनडिस्क्लोज्ड एजेंट हो हमको फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल उसी तरीके से लायबल होगा जैसे अगर प्रिंसिपल लायबल नहीं होता तो श्याम लायबल होता ना। तो लॉ ने कहा उसी तरीके से प्रिंसिपल लायबल होगा, मतलब पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पे आ जाता है। मतलब सर वेदर द थर्ड पार्टी दैट यू आर डीलिंग विद, जिसके साथ तुम डील कर रहे हो, भले उसको पता हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ ने क्या कहा, अगर तुम एजेंट हो ना तो तुम्हारा प्रिंसिपल जो है वो लायबल हो जाता है। क्या लिखा है सर? राइट्स ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एन अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। सर इफ एन एजेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हु नीदर नोज नॉर हैज अ रीजन टू सस्पेक्ट, ना उसको पता था, कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं? अजय के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको ना पता था ना कोई रीजन था सस्पेक्ट करने का कि वो एजेंट है। हिज प्रिंसिपल में रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो प्रिंसिपल है ना सर, इस केस में ना मेरे को एक बात बताओ, इस केस में मान लो, सुनो एक बात बताओ सर, अगर एक सिंपल सी बात बताना, राम ने शाम को क्या बनाया? वो नहीं बोलना है। राम ने शाम को क्या बनाया? एजेंट। ठीक है, श्याम ने क्या किया, जाकर के अजय को गुड्स बेच दिया, पर श्याम ने ये नहीं बताया कि वो राम का एजेंट है। श्याम ने ये नहीं बताया, उसने डिस्क्लोज नहीं किया। अब क्या बेचने की बात हुई सर? फोन बेचने की बात हुई। ठीक है, फोन बेचने की बात हुई। अब सर अजय को बाद में जब पता चला ना कि श्याम एजेंट है, अजय को बाद में जब पता चला श्याम एजेंट है, तो अजय ने बोला नहीं नहीं अब मैं फोन नहीं खरीदूंगा। क्या प्रिंसिपल उस समय फोर्स कर सकता है राम को कि नहीं भैया तूने एजेंट से खरीदूंगा बोले ना तो तू अब तो तेरे को खरीदना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू बाई? क्या तुम बोल सकते हो? सर द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। अभी एजेंट है, डिस्क्लोजर कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है तुम एजेंट हो तो अपने यहाँ पे टी शर्ट पहन के घूमोगे मैं एजेंट हूं, तुमको डिस्क्लोज करना तो जरूरी नहीं है। तूने, इसने बोला फोन बेचूंगा, तूने बोला फोन खरीदूंगा, तेरे को अभी खरीदना ही पड़ेगा। पर हां, अगर अजय ये प्रूव कर देगा कि अगर मेरे को पता होता कि ये फोन राम का है तो मैं कभी नहीं खरीदता, अगर अजय ये प्रूव कर देगा कि मेरे को पता होता अगर ये फोन राम का है तो मैं कभी नहीं खरीदता, तो उस केस में अजय जो है बच करके निकल सकता है। पर वरना प्रिंसिपल जो है ना वो उसको फोर्स कर सकता है कि तू जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसको ओबे कर। मैंने क्या कहा सर, अगर एक अनडिस्क्लोज्ड एजेंट जाकर के एक्ट कर रहा है ना तो आप थर्ड पार्टी को फोर्स कर सकते हो, पर अगर थर्ड पार्टी ये प्रूव कर दे कि मेरे को प्रिंसिपल कौन है पता होता तो मैं ये ट्रांजैक्शन कभी नहीं करता, तो उस केस में ये जो ट्रांजैक्शन है रेप्यूडिएट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। सारी थियोरेटिकल बातें हैं सर। क्या लिखा है पहले? राइट्स ऑफ अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एन अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। अगर एक अनडिस्क्लोज्ड एजेंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्रिंसिपल भी लायबल होगा और थर्ड पार्टी भी लायबल होगा। पर अगर थर्ड पार्टी ये शो कर देता है ही वुड नॉट हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्रिंसिपल खुद को डिस्क्लोज करता, अगर राम खुद का नाम बताता तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में आपको माफी मिल जाएगी। सर मस्त वाला एग्जांपल है सर, वानखेड़े स्टेडियम है, वहां पे एसके करके एक सेलिब्रिटी है जिसको घुसना अलाउड नहीं है, जिसको घुसना अलाउड नहीं है। अब एसके ने क्या किया, एसके ने अभिषेक बच्चन को बोला अभिषेक बच्चन तू जाकर के मेरे नाम पे एक टिकट खरीद ले, और उसने टिकट खरीदने के बाद में जाकर के शाहरुख खान एसके को दे दिया, एसके को दे दिया। सर एसके जब वानखेड़े स्टेडियम पहुंचा तो उन्होंने बोला हम तुमको एंट्री ही नहीं देंगे, तो शाहरुख खान ने बोला कैसे नहीं दोगे, मेरे एजेंट ने खरीदा था तो मैं तुमको फोर्स कर सकता हूं। पर वानखेड़े स्टेडियम ये शो कर देगा कि हमको अगर पहले पता होता कि प्रिंसिपल शाहरुख खान है तो हम कभी ये टिकट बेचते ही नहीं, और अगर नहीं बेचते तो तुम इस तरीके से एनफोर्स नहीं करवा सकते। अब तुमको जोर से समझ आई सर बात? अब तुमको जोर से बात समझ आई? हाँ सर, तो क्रिकेट शाहरुख खान विराट कोहली अनुष्का शर्मा ये सब बोला करो, हमको जोर से समझ आता है। ये अलग बात है, लिख के नहीं आना है अपने को एग्जाम में ये सब। अरे बोलो हाँ, कौन कौन आ रखे हो? अटेंडेंस लगाओ जरा अपना कमेंट बॉक्स में, अपना जरा अटेंडेंस वा लगवाओ ना कमेंट बॉक्स में। कौन कौन आ रखे हो? चलो सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल। सर अगर अगर सुनो ना सर, अगर एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ए जो है, अच्छा अगर राम जो है उसने श्याम को दिया फोन कि श्याम तू बेच दे, और श्याम ने फोन बेच दिया किसको? अजय को बेच दिया। सिंपल सा सर, अब हम थर्ड पार्टी के राइट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब श्याम से फोन खरीदा ना अजय, तो अजय के मन में क्या चल रहा था कि भाई मेरे को ना श्याम से 7,000 रुपए लेना है, ठीक है 7,000 रुपए लेना है, और फोन के बदले में 10,000 रुपए देना है, तो मैं नेट नेट काट करके 3,000 रुपया पे कर दूंगा शाम को। अब क्या राम आ करके अजय को बोल सकता है पूरा 10,000 रुपए दे?
नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोल सकता। अगर एजेंट एक्ट कर रहा है ना, तो एजेंट का जो पैसा रिसीवेबल था वो यहां पे आप सेट ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल सेट ऑफ कर सकते हो। तो अजय जो है ना, वो राम को भी 3,000 रुपए देगा, 10,000 रुपए नहीं देगा। क्यों सर? क्योंकि ये एजेंट है, ये प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर रहा है। सिमिलरली प्रिंसिपल भी जो है ना, वो एजेंट के लाइबिलिटीज को ध्यान में रखेगा। क्या लिखा है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ एजेंट सपोज टू बी विद प्रिंसिपल, मतलब अगर आप एजेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो प्रिंसिपल के साथ ही माना जाएगा। क्या लिखा है सर यहाँ पे? एग्जाम्पल पढ़ो, एक बार एग्जाम्पल रीड करो, क्या लिखा है? पढ़ो जल्दी, वही जो मैंने कहा वही लिखा है, पढ़ो। चाहिए तो ये ऊपर का भी पढ़ लो। वेर वन मैन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर, इसको मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूं। श्याम जो है वो अजय के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नीदर नोइंग नॉर हैविंग रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट दैट ही इज एन एजेंट, अजय को नहीं पता श्याम एजेंट है। द प्रिंसिपल इफ ही रिक्वायर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो फोन ले ले करके जबरदस्ती कर रहे हैं ना, ही कैन ओनली ऑब्टेन सच परफॉर्मेंस सब्जेक्ट टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द एजेंट एंड द अदर पार्टी। मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से होता कि श्याम प्रिंसिपल है, तो क्या तुम 7,000 रुपए सेट ऑफ करते? हाँ सर, तुम सेट ऑफ करते। तो अब राम को भी जब पेमेंट करना होगा ना, तो वो 7,000 रुपए सेट ऑफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि ना तुमने बताया मैं किसी और का एजेंट हूं, और ना मेरे पास कोई रीजन था ये बिलीव करने का कि तुम किसी और के एजेंट हो। थर्ड ऑप्शन क्या है सर? ऑप्शन टू थर्ड पर्सन टू सू द एजेंट और द प्रिंसिपल। क्या जो थर्ड पार्टी है, क्या वो एजेंट को सू कर सकता है या वो प्रिंसिपल को सू कर सकता है? लॉ ने कहा सर, अगर, सुनो सिंपल सी बात है, अगर जो एजेंट है वो अपने अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है ना, तो एजेंट पे कोई केस नहीं कर सकता, सारा केस जो है प्रिंसिपल पे जाएगा। पर एजेंट जो है, अगर वो अपने अथॉरिटी को एक्सीड करके काम कर रहा है, या फिर उसने अगर प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया, छुप छुप के काम कर रहा है, तो फिर आप एजेंट को भी सू कर सकते हो। मतलब एजेंट अगर पर्सनली लायबल होगा तो एजेंट पे आप केस भी कर सकते हो। क्या लिखा है? राइट ऑफ अ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल, कहीं पे भी अगर पर्सनली लायबल है एजेंट, तो आप एजेंट को भी सू कर सकते हो और साथ में प्रिंसिपल को भी सू कर सकते हो, मतलब दोनों को सू कर सकते हो। पर consequence of inducing agent or principal to act on belief that principal or agent will be held exclusively liable। अब क्या हुआ सर, समझना। अब क्या हुआ समझना। अगर एक प्रिंसिपल है, उसने एजेंट अपॉइंट किया, इसने जाके थर्ड पार्टी के साथ डील किया। जब थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हो ना, तो थर्ड पार्टी ने क्लियरली बोला था कि एजेंट तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा, तेरे को सू नहीं करूंगा। तो सर ये थर्ड पार्टी जो है ना, फिर एजेंट को सू नहीं कर सकता, फिर वो प्रिंसिपल को ही सू करेगा। या अगर डील करते वक्त थर्ड पार्टी ने ये बोला था प्रिंसिपल तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को सू नहीं करूंगा, तो उस केस में वो प्रिंसिपल को सू नहीं कर सकता, सिर्फ एजेंट को ही सू करेगा। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? अगर थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ कमिटमेंट दे दिया कि मैं तेरे को सू नहीं करूंगा, तो वो उसको सू नहीं कर सकता, बचा हुआ जो इंसान है उसको सू कर लेना। समझे क्या? बोलो समझे क्या? बोलो जोर से, बोलो हाँ। हाँ, ओके सर। अब सर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दी लास्ट टॉपिक ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अपना पूरा ध्यान, पूरा पूरा ध्यान मेरी तरफ, मेरी आंखों में दिखाकर जब मैं बात करता हूं, मैं वो लौंडा हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं। मेरी बात सुनो गाइस, मेरी बात सुनो। टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी, टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी क्या है सर? टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी, मेरी बात सुनो एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी, कसम से बता रहा हूं, आज तक दुनिया में ऐसा रिवीजन मैंने नहीं लिया जहां पे मेरे को मेरा नोट्स खोलना पड़े लिखने के लिए, रिवीजन में लिखना पड़ रहा है। मेरी बात सुनो सर, टर्मिनेट कैसे होता है? अगर एक प्रिंसिपल ने उसको बनाया अपना एजेंट, अगर एक प्रिंसिपल ने उसको अपना एजेंट बनाया, तो इन दोनों का रिश्ता खत्म कैसे होगा? सर खत्म या तो प्रिंसिपल कर सकता है या फिर एजेंट कर सकता है। अगर प्रिंसिपल खत्म कर रहा है तो उसको कहते हैं रिवोकेशन, और अगर एजेंट खत्म कर रहा है तो उसको कहते हैं रेनंसिएशन, उसको कहते हैं रेनंसिएशन। सर आप रिवोक कैसे करोगे? अगर प्रिंसिपल एक एजेंट का एजेंसी रिवोक करना चाहता है ना, तो वो उसको एक नोटिस भेजेगा, और नोटिस जिस दिन एजेंट को मिल जाएगा, उस दिन से उनका एजेंसी रिवोक हो जाएगा। मान लो सर इतने समय के लिए इन्होंने एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, अब अगर यहां पे नोटिस मिला, तो इसके बाद के लिए सारे ट्रांजैक्शन के लिए एजेंसी रिवोक हो गया। पर क्या प्रायर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल हो गए? हाँ सर, प्रायर ट्रांजैक्शन के लिए एजेंसी का रिलेशन जैसा था वैसा ही रहेगा, पर सर नोटिस देना पड़ेगा। और नोटिस के साथ साथ कभी कभी अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है,
सफिशिएंट कॉज है रिवोकेशन का कि भाई चोरी कर रहा है मेरा एजेंट, रिवोक कर, तो सफिशिएंट कॉज है तो वेरी गुड। पर अगर सफिशिएंट कॉज नहीं है ना, तो आपको कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा। आपको क्या देना पड़ेगा? कॉम्पेंसेशन मतलब क्या? आपको थोड़ा सा उसको पैसा देना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वादा किया था तूने कि इतने समय के लिए एजेंट बना के रखेगा, पर अब तू मुकर रहा है अपनी बातों से, यहां पे तू एजेंसी का रिलेशन तोड़ रहा है, तो लॉ ने कहा कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा अगर सफिशिएंट कॉज नहीं है। पर अगर सफिशिएंट कॉज है कि साले ने चोरी की थी, तो अगर चोरी की थी तो रिवोक करना पड़ेगा ना, तो कॉम्पेंसेशन कहां से दोगे? ये सर हो गया रिवोकेशन। सिमिलरली रिवोकेशन की तरह होता है रेनंसिएशन। रेनंसिएशन मतलब क्या? तू क्या निकालेगा बे, मैं खुद छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है? तो रेनंसिएशन में भी आपको नोटिस देना पड़ता है, और नोटिस दे करके आप रिवोक कर सकते हो वापस। अगर सफिशिएंट कॉज है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सफिशिएंट कॉज नहीं है, अगर नहीं है सफिशिएंट कॉज, तो आपको डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? अब देखो सर, यही लिखा हुआ है। पहले रिवोकेशन की बात करते, कुछ चीज छूट गया तो लिख लेंगे। रिवोकेशन मतलब क्या? एन एजेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रिवोकिंग द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज सो एज टू बाइंड। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर एक सिंपल सी बात बताओ, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया था कि एजेंट ये मेरे गुड्स है 1 लाख रुपए के, ठीक है, ये गुड्स है 1 लाख रुपए के, अब एजेंट को बोला तू ना इसको सेल कर दे, तो इसको सेल कर दे। अब बंदे ने सेल कर दिया, उसके बाद तुम नोटिस भेज रहे हो कि तेरी लाइसेंस, तेरी अथॉरिटी रिवोक हो गई। अरे तुमने एक ऐसा ट्रांजैक्शन कर लिया है जिसकी वजह से प्रिंसिपल बाइंड हो गया है। अब बाइंड हो जाने के बाद तुम क्या नहीं कर सकते? तुम एजेंसी रिवोक नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, अगर प्रिंसिपल ने एक एजेंट अपॉइंट किया था, एजेंट को बोला था एजेंट एक काम कर, तू ना 10 लाख रुपए का माल क्रेडिट पे खरीद ले, तू ना 10 लाख रुपए का माल सॉरी कैश पे खरीद ले, और प्रिंसिपल ने एजेंट को 10 लाख रुपए का कैश दे दिया था। अब अगर वो 10 लाख रुपए का कैश, 10 लाख रुपए का कैश एजेंट ने दे करके कोई थर्ड पार्टी से अगर माल खरीद लिया है ना, तो प्रिंसिपल को वो माल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं इसका अथॉरिटी रिवोक कर रहा हूं, आप ये नहीं कर सकते अगर आप एक बार बाइंड हो गए हो तो सर बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज सो एज टू बाइंड, अथॉरिटी एक्सरसाइज होने के पहले आप रिवोक कर सकते हो, पर आप रिवोक नहीं कर सकते अगर अथॉरिटी जो है वो पार्टली भी एक्सरसाइज हो गया है। अगर थोड़ा सा भी एक्सरसाइज हो गया है तो आप रिवोक नहीं कर सकते। कॉम्पनसेशन ऑफ फॉर रिवोकेशन क्या बोला सर? अगर मैंने रिवो अगर विदाउट सफिशिएंट कॉज अगर आप रिवोक कर रहे हो तो आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, पर अगर सफिशिएंट कॉज है तो कॉम्पनसेट नहीं नहीं करना पड़ेगा। एक नोटिस देना पड़ेगा सर रिवोकेशन का, जिसमें आप जस्टिफिकेशन दोगे नोटिस में कि भैया रिवोकेशन क्यों कर रहे हैं। अब सर रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, या तो मैं आपको बोल के रिवोक कर दूं, या फिर दूसरा तरीका है इंप्लाइड रिवोकेशन। इंप्लाइड रिवोकेशन मतलब क्या? जरा ध्यान देना, मैं शुभम सिंगल हूं, मेरा एक घर है, मेरा एक, तुमको तो पता ही है मेरा घर है, उसके बाहर नदी है, और यहाँ पे पहाड़ है, और यहाँ पे सन है। क्या कर रहे हो सर? पढ़ाओ ना। अरे सुनो ना, मेरा एक घर है, अगर मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया था, एजेंट को बोला मैंने एजेंट ये घर जो है बेच देना, अब वो बेचने के लिए ढूंढ रहे, पर उतने में मैंने क्या किया, मैंने ये घर को 5 करोड़ रुपए में बेच दिया, और एजेंट को मैंने बता दिया एजेंट मेरा घर बिक गया है। तो क्या मैंने अलग से ये बोला तेरी अथॉरिटी रिवोक हो गई है? नहीं सर, इसका मतलब तुम्हारी अथॉरिटी इंप्लाइड रिवोक हो गई है। क्यों? क्योंकि जो काम था वो खत्म हो गया है, जो घर था वो बिक गया है। अब सर सिमिलर ग्राउंड्स पे रेनंसिएशन होता है, वो मेरे को निकाले, उसके पहले मैं छोड़ के जा रहा हूं। सेम बात है सर, नोटिस भेजनी पड़ेगी और कॉम्पेंसेशन की बात होगी। अब सर कंप्लीशन ऑफ बिजनेस मतलब अगर मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया था कि मेरा ये जो घड़ी, ये जो रिमोट है, इसको बेच देना, अगर एजेंट ने जब वो बेच करके काम खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, तो आपका एजेंसी जो है ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है वो रिवोक हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है एजेंसी। उसके बाद डेथ और इंसेनिटी, डेथ और इंसेनिटी, पगला गए हो भैया तुम, या फिर इंसेन हो गए हो, कौन? वो प्रिंसिपल हो, वो एजेंट हो, कोई भी अगर डेथ या इंसेन हो जाता है ना, तो आपका ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। पर सर डेथ या इंसेनिटी के पहले जितना भी काम तुमने किया है ना, उसके लिए प्रिंसिपल जो है वो बाउंड रहेगा। लास्ट, प्रिंसिपल का इंसॉल्वेंसी, अगर प्रिंसिपल दिवालिया हो जाता है, अगर वो प्रिंसिपल के पास पैसे नहीं बचते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? तो आपका एजेंसी खत्म हो जाएगा। सर अगर एजेंट इंसॉल्वेंट हो जाता है तो, सर अगर एजेंट इंसॉल्वेंट हो जाता है तो तुमको याद होगा एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट, कोई साउंड माइंड और मेजोरिटी की जरूरत ही नहीं है, इनसॉल्वेंट बंदा भी एजेंट बन सकता है। पर अगर एजेंट इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑटोमेटिक टर्मिनेट नहीं होगा। तो अगर तुम मैनुअली टर्मिनेट नहीं करोगे ना, तो एक बात ध्यान रखना, एजेंट तुम्हारी, एजेंट फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो कोई भी
हरकतें कर सकता है, तुम देख लो, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके बाद सर, ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, अगर आपने कोई फिक्स्ड टर्म के लिए बनाया था एजेंसी कि भैया अगले 1 साल तक मेरे घर में जितने भी रिमोट्स आएंगे तू बेचेगा, तो सर वो टर्म जब खत्म हो जाएगा तब आपका एजेंसी टर्मिनेट हो जाता है। ऊपर क्या था सर, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, नीचे क्या है, कंप्लीशन ऑफ टाइम, बिजनेस खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, आपका एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो जाता है। पर सर एक केस में एजेंसी इररिवोकेबल होता है, ये सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। एजेंसी कब इररिवोकेबल होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं ए हूं और ए को बी, मैं अगर एसएस हूं, ठीक है, और मेरे को बी को ना 1 लाख रुपए देने हैं, बी को 1 लाख रुपए देने हैं, बी को 1 लाख रुपए देने की जगह मैंने क्या बोला, बी तू ये मेरी क्रेटा की कार ले ले और क्रेटा की कार को सेल कर दे, सेल करने के बाद जो भी पैसा आएगा ना उसमें से तू ये अपना 1 लाख रुपए रिकवर कर लेना। क्या इस केस में बी मेरा एजेंट है? हाँ सर, बी मेरा एजेंट है। पर यहां पे एजेंट जो है ना, वो उसके खुद के इंटरेस्ट की वजह से भी एजेंट है। क्यों? क्योंकि कार बिकेगी तब जाके 1 लाख रुपए आएगा ना। उस केस में अगर मैं चाहूं तो क्या मैं ये क्रेटा जो मैंने दिया है, क्या मैं ये एजेंसी को रिवोक कर सकता हूं? तो लॉ ने कहा नहीं, आप इसमें बिल्कुल भी रिवोक नहीं कर सकते इस कॉन्ट्रैक्ट में। क्यों? क्योंकि यहां पे बी का पर्सनल इंटरेस्ट लगा हुआ है, यहां पे बी का मन लगा हुआ है, यहां पे बी का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है, तो तुम रिवोक टर्मिनेट कुछ भी नहीं कर सकते। पर सर अगर एसएस की डेथ हो गई या एसएस इंसेन हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा। लॉ ने कहा किसी भी हालत में ये टर्मिनेट नहीं होगा। दिस एजेंसी इज इररिवोकेबल, भले वो डेथ क्या क्यों ना हो, इंसेनिटी क्यों ना हो, इंसॉल्वेंट क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रिवोकेबल नहीं है। तो सर इररिवोकेबल कब होता है? वेयर द एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी बिकम्स इररिवोकेबल। क्या लिखा है? अगर आप पर्सनली इंटरेस्टेड हो तो एजेंसी इररिवोकेबल हो जाता है, रिवोक हो ही नहीं सकता। सर ये वाला दो एग्जाम्पल पढ़ो, 1 और 2 पढ़ो, जल्दी 1 और 2 पढ़ो। मेरी बात सुनो दोस्तों, 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 जो टर्मिनेशन होता है ना, टर्मिनेशन, वो इफेक्टिव कब होता है? टर्मिनेशन इफेक्टिव कब होता है? मेरी बात ध्यान से सुनना। सर टर्मिनेशन इफेक्टिव, प्रिंसिपल है, उसका एजेंट है और थर्ड पार्टी है। टर्मिनेशन एजेंट के लिए और थर्ड पार्टी के लिए इफेक्टिव कब होता है? जब उनके नॉलेज में टर्मिनेशन आता है तभी इफेक्टिव होता है। सर एक एग्जांपल बताने वाला हूं, आत्मा कांप उठेगी, ध्यान से सुन लो, कॉन्सेप्ट तभी समझ आएगा। मैंने बोला टर्मिनेशन इफेक्टिव कब होता है? टर्मिनेशन इफेक्टिव तभी होता है जब एजेंट को या थर्ड पार्टी को उसके बारे में पता चलता है। अब सिंपल सी बात है सर, अगर प्रिंसिपल है, उसने 1000 यूनिट्स जो सामान है, जो माल है 1000 यूनिट्स, वो 1000 यूनिट्स माल, माल बोले तो बेटा, माल वो नहीं, माल मतलब सामान, 1000 यूनिट सामान भेजा था ए को सर। ए ने क्या किया, जिस दिन मिला उस दिन से बेचना शुरू किया। अब उसने 300 यूनिट सेल कर दिया है। अब पी ने क्या भेजा, पी ने एक नोटिस भेजा, नोटिस जिसमें उसने रिवोक कर दिया आपका एजेंसी। क्या वो रिवोक कर सकता है? बिल्कुल रिवोक कर सकता है सर। इस दिन लेटर सेंड हुआ, ठीक है, उसके बाद उसने और 100 यूनिट बेचे, और उसके बाद उसको लेटर रिसीव हुआ, एजेंट को पता चला अरे मेरी लाइसेंस रिवोक हो गई है, मेरी एजेंसी रिवोक हो गई है। तो उसके बाद जो 600 यूनिट थे ना, वो तो आप प्रिंसिपल को लौटा देते, पर क्या ये 100 यूनिट आप बेच सकते थे? हाँ सर, आप 100 यूनिट बेच सकते थे। क्यों? क्योंकि जब तक आपने बेचा तब तक तो आपको पता ही नहीं था आपकी एजेंसी रिवोक हो गई है। अब क्या सर, ये 100 यूनिट जो आपने बेचा, उस पे कोई कमीशन मिलने वाला था तो आपको मिलेगा? हाँ सर, बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस समय तक तो पता ही नहीं था ना कि आपका एजेंसी रिवोक हो गया है, तो आप बेच सकते हो। सर इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूं, सुनना ध्यान से। क्या हुआ, आपने आपको नोटिस ऑफ, आपको यहां पे नोटिस आया था अपॉइंटमेंट का कि भैया आज से तू मेरा एजेंट, ये अपॉइंटमेंट के बारे में जाके आपने थर्ड पार्टी को बता दिया, ठीक है, कि थर्ड पार्टी देख, मैं इसका एजेंट हूं, मैं बेच सकता हूं, मैं इसका ऑथराइज्ड एजेंट हूं, ये देख मैं तेरे को बेच रहा हूं। उसके बाद आपने थर्ड पार्टी को कितना यूनिट बेचा? 300 यूनिट बेच दिया, ठीक है। उसके बाद आपको नोटिस सेंड हुआ, उसके बाद भी आपने 100 यूनिट बेच दिया। तो क्या यहां तक ठीक है? यहां तक एकदम वैलिड है सर। पर उसके बाद जब आपको ये नोटिस रिसीव हुआ ना, जब ये नोटिस रिसीव हुआ ना, उसके बाद आपने जाके थर्ड पार्टी को नहीं बताया, आपने क्या किया, और 200 यूनिट बेच दिया, और 200 यूनिट बेच दिया। अब सर ये जो 200 यूनिट आपने बेचा, आपने मान लो
50 रुपए डिस्काउंट पे बेच दिए, तो क्या प्रिंसिपल ये 200 यूनिट वापस ले सकता है? अगर आपने ये 200 यूनिट जो है 50 रुपए डिस्काउंट में बेच दिए, डिस्काउंट में बेचने के बाद एजेंट क्या किया पता है? एजेंट ये जो 200 यूनिट के पैसे आए ना, 200 यूनिट के मान लो जो भी पैसे आए, वो पैसे लेके गायब हो गया, इंडिया के बाहर भग गया। क्या प्रिंसिपल वो 200 यूनिट वापस ले सकता है? लॉ ने कहा नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि एजेंसी क्या थर्ड पार्टी के लिए रिवोक हुआ है? नहीं सर, एजेंसी थर्ड पार्टी के लिए कब रिवोक होता? अगर ये जो रिवोकेशन का लेटर है ये थर्ड पार्टी को पता चलता तभी ना रिवोक होता। थर्ड पार्टी को तो सिर्फ अपॉइंटमेंट के बारे में पता चला है, रिवोकेशन के बारे में नहीं पता चला है, तो उसके लिए जो एजेंसी है वो कभी रिवोक हुआ ही नहीं था, वो टर्मिनेट हुआ ही नहीं था। तो जो थर्ड पार्टी है वो प्रिंसिपल को मना कर सकता है कि मैं माल वापस नहीं दूंगा। प्रिंसिपल जो है अब वो एजेंट के पीछे भागेगा, वो बोलेगा भाई तुम दोनों का लुकआउट है, मेरा लुकआउट नहीं है, कब तुमने एक्सेस दिया कब तुमने कैंसिल किया मेरे को थोड़ी पता, मेरे को नहीं पता, तुम लोग अपना देख लो। समझे सर? सर दैट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। आई थिंक एक और चीज बचाए, एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल डेथ और इंसेनिटी। अगर प्रिंसिपल बौखला गया है, अगर प्रिंसिपल का दिमाग खराब हो गया है, तो एजेंट तो ऐसा मत करना कि उसका माल बेच के तू खा गया। नहीं, एजेंट का जो रिलेशन होता है ना वो गुड फेथ का रिलेशन होता है, तो प्लीज वो जो माल है उसको लौटा देना अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रिंसिपल को वो माल वापस कर देना। और लास्ट सर, टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। एक बात समझो, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया है और एजेंट ने 5 सब एजेंट अपॉइंट किए हैं, तो जब एजेंट का टर्मिनेशन होता है ना, तो सब एजेंट का ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाता है, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाता है। क्या आप समझे? सर ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाता है सब एजेंट का। क्या आपको समझ आई बात? अरे बोलो समझा? हाँ सर। तो आ जाओ क्वेश्चन बैंक में, चलो कुछ क्वेश्चंस फटाफट करते हैं जो मैं मार्क करके लाया हूं। फटाफट क्वेश्चन नंबर 45 रीड करो दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे अपन और क्लास खत्म करेंगे। फटाफट क्वेश्चन नंबर 45 रीड करो। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 45। बोलो सर क्या आंसर होगा? बोलो क्या आंसर होगा? सर आंसर ये होगा कि सुनो, नवीन की कार है और नवीन के बदले नवीन ने कार दे रखी थी सूसी को, ठीक है, और मिस्टर भल्ला जो है नालायक, उसने जाके जबरदस्ती टर्मिनेट कर दिया। तो क्या नवीन ये बोल सकता है हाँ हाँ भल्ला तो मेरा एजेंट था? नहीं सर, रैटिफिकेशन का एक रूल था कि अगर आप रैटिफाई कर रहे हो ना एजेंसी, तो एक चीज ध्यान रखना, इट कैन नॉट इंज्योर द राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टीज। यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है? एस, उसके राइट, थर्ड पार्टी के राइट्स को इंजरी हो रही है, तो आप यहां पे जो है रैटिफिकेशन नहीं कर सकते। एक बार फटाफट आंसर रीड करोगे क्या? एकदम फुल स्पीड में आंसर रीड करो, फुल स्पीड में आंसर रीड करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 सर। What is the meaning of agency by estoppel? What are the essential condition for creating an estoppel? सर एस्टोपेल, एजेंसी बाय एस्टोपेल का क्या मतलब है? मैं पूरा रीड नहीं कराऊंगा पर आपको याद होगा, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल मतलब क्या? अगर मैंने अपने कंडक्ट से कोई प्रॉमिस किया है, जैसे कि अगर 100 करोड़ रुपया वापस लेना था, मैंने अपने एक बार बोला मुंह से कि चल कोई बात नहीं 40 करोड़ रहने दे, तू बचे हुए 60 करोड़ दे दे। एक बार मैंने अपने मुंह से बोल दिया ना, तो मैं उसके लिए लायबल हो जाऊंगा, फिर मैं पीछे नहीं हट सकता। ठीक है सर, इसी तरीके से एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश होता है जहां पे तुमने अलग से बोला नहीं है, पर तुम्हारे कंडक्ट से तुमने सामने वाले को ये भरोसा दिलाया है कि भैया ये जो बंदा है ये मेरा एजेंट है, तो उस केस में वो एजेंट बन जाता है और जो प्रिंसिपल होता है वो लायबल हो जाता है। समझे सर? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और ये आपके एमटीपी में आ रखा है, 2 एमटीपी में आ रखा है, एग्जाम में आने को तड़प रहा है। इसको एक काम करो, एक कैटेगरी क्वेश्चन डाल दो, आपको रिविजन कर लेना चाहिए। ठीक है,
पढ़ो सर, क्वेश्चन नंबर 49 बहुत यूनिक है, पढ़ो, ये नया कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा था, इसको ए कैटेगरी मार्क करो और यूनिक मार्क करो। सर क्या मस्त कॉन्सेप्ट है, सुनना। सर लॉ ये कहता है, लॉ कैसे बैंड बजाता है समझना। अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में रह रहे हैं, ये क्लास में नहीं किया हुआ है, ये आईसीआई मॉड्यूल में भी नहीं है, पर एग्जाम में आपके कौन से अटेम्प्ट में आया है, देखो मई 2018 में, 19 में एक बार बस आया है, सुन लो। अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में रह रहे हैं, कोहैबिटेंट है मतलब साथ में रह रहे हैं, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं बे, साथ में रह रहे हैं उसका मतलब ये होता है, कोहैबिटेंट मतलब क्या, साथ में रह रहे हैं। तो लॉ ये कहता है कि वाइफ को ना हस्बैंड का एजेंट मान लिया जाता है। फिर अगर वाइफ चाहे तो हस्बैंड को भले बेच दे, क्यों बेच दे, बदले में कुछ साड़ी लेकर के क्यों ना बेच दे, पर वो बेच सकती है, उसके पास ये राइट्स है। लॉ ये कहता है सर कि वो हस्बैंड के क्रेडिट को यूज कर सकती है फॉर नेसेसरीज। नेसेसरीज मतलब क्या, जो भी जरूरत के सामान है। अब सर नेसेसरी बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, क्या जरूरत का है क्या नहीं है वो बहुत सब्जेक्टिव होता है, पर लॉ ये पावर देता है कि अगर तुम साथ में रह रहे हो तो हस्बैंड, तेरे को भी कुछ मिल रहा होगा, तो वाइफ को लॉ ये दे रहा है, क्या दे रहा है वाइफ को लॉ, क्या बोल रहा हूँ, मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। सुनो, वाइफ को लॉ क्या पावर दे रहा है, लॉ ये पावर दे रहा है कि हस्बैंड, तू ना अपना हस्बैंड का क्रेडिट यूज करके, क्रेडिट कार्ड नहीं भैया, हस्बैंड का क्रेडिट यूज करके सामान खरीद सकती है। इसका मतलब क्या, अगर वाइफ कोई दुकान पे गई और वहां से उसने 1 लाख रुपए का साड़ी खरीदा ना, तो उसके लिए हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा पेमेंट करने के लिए। पर उसके 4 एक्सेप्शन है बेटा, 4 एक्सेप्शन है। पहला, जो तुमने सामान खरीदा वो नेसेसरी नहीं, नॉट नेसेसरी था, जो तुमने सामान खरीदा वो नेसेसरी ही नहीं था। दूसरा, अगर हस्बैंड जो है ना बहुत सारा पैसा ऑलरेडी वाइफ को देता है कि अपना सामान खर्चा तो खुद संभाल लिया कर, मेरे को गिरवी मत रख के आया कर, अगर हस्बैंड वाइफ को सफिशिएंट फाइनेंसिंग दे रहा है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा, अगर हस्बैंड ने वाइफ को एक्सक्लूसिवली मना कर रखा है कि तू ना क्रेडिट पे खर्चे मत किया कर, तो फिर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। और चौथा, अगर उसने अपनी वाइफ को नहीं बल्कि सामने वाले वेंडर को, मतलब साड़ी दुकान वाले को मना कर रखा है कि खबरदार तूने मेरी वाइफ को क्रेडिट पे सामान बेचा, उधारी पे सामान बेचा, तो सर उस केस में भी आपका हस्बैंड बेचारा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपके घर वाले ये कॉन्सेप्ट सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हो मेरे बच्चे को, हाँ मेरे बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो तुम, सर मैं वही पढ़ा रहा हूं जो लॉ में लिखा है। लॉ में लिखा है अगर हस्बैंड और वाइफ को हैबिटेशन में है, साथ में रहते हैं, तो वाइफ हैज द अथॉरिटी टू प्लेज टू हर हस्बैंड्स क्रेडिट फॉर नेसेसरी। जरूरत जरूरत के सामान के लिए आप अपने हस्बैंड के क्रेडिट को प्लेज कर सकते हो। पर अगर 4 एक्सेप्शन है, अगर वो सामान नेसेसरी नहीं है, या फिर अगर आप सफिशिएंट मनी दे रहे हो, या फिर अगर आपने फॉरबिड किया है अपनी वाइफ को कि खबरदार तूने ये सारी चीजें क्रेडिट में खरीदी, या अगर तुमने अपने ट्रेडर को या वेंडर को खबरदार एक्सप्रेसली वार्न किया है कि तू क्रेडिट में मत देना, तो जो है हस्बैंड नहीं फंसेगा, वरना वो फंस जाएगा। पर सर अगर अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं रह रहे हैं, अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं रह रहे हैं, तो क्या तब भी ये प्रोविजन अप्लाई होगा? हाँ सर, तब भी ये प्रोविजन अप्लाई होगा। और उस केस में एक्सेप्शन सिर्फ ये दोनों केस का एक्सेप्शन होगा, पहले दो केस में आप नहीं बच सकते हस्बैंड, मतलब वो अननेसेसरी सामान भी खरीदेगी, या अगर तुम उसको सफिशिएंट मनी दे भी रहे हो ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बच आप सिर्फ दो ही केस में सकते हो, अगर आपने अपनी वाइफ को फोरबिड किया है कोई चीज खरीदने से, या अगर आपने वेंडर को या ट्रेडर को एक्सप्रेसली वार्न किया है, तब आप बच सकते हो, वरना आप नहीं बच सकते। क्या लिखा है सर, इफ द वाइफ लिव्स अपार्ट फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर ओन, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी कभी गलती होती है भला? लॉ भी क्या बात कर रहे हैं, अजम्पशन डाल दो ना, कि सीधा सीधा अज्यूमिंग दैट देयर इज नो फॉल्ट ऑफ हर ओन, पर उसकी कभी गलती नहीं होती, पर अगर उसकी गलती नहीं है और फिर भी तुम अलग अलग रह रहे हो, तो आप जो है ना, वाइफ फिर अननेसेसरी सामान भी खरीदेगी और तुमको बेचाएगी। समझे सर, समझे? डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? अब तुमको समझ आ रहा है? चलो सर, तो लास्ट में क्या लिखा है, अप्लाइंग द अबव कंडीशन इन द गिवन केस मेसर्स रेनबो स्किल्स विल सक्सीड, इट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम नरेश इफ द साड़ी परचेज्ड बाय आरती आर नेसेसरी फॉर हर। अगर साड़ी जरूरी था
किसको नहीं है साड़ी जरूरी, तो उस केस में जो आपका हस्बैंड है नरेश है वो लायबल हो जाएगा। समझे सर? समझे क्या? हाँ सर। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 57, बहुत आसान है, पढ़ो 57, क्वेश्चन नंबर 57, जल्दी जल्दी रीड करो। सर ये सिंपल आंसर है। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? एजेंट नॉट टू डील इन हिज ओन अकाउंट, एजेंट अपने खुद के अकाउंट में डील नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो उसको प्रिंसिपल का कंसेंट लेना पड़ेगा और उसको मटेरियल इंफॉर्मेशन सारे बताने पड़ेंगे। अगर आप मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं बता रहे हो, वो ट्रांजैक्शन रेप्यूडिएट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, और क्या कर सकता है, वो पैसे वापस भी ले सकता है, आपने जो बेनिफिट कमाया है वो क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे श्रुति जो है वो क्या कर रही है, श्रुति ने स्टेट खरीदा पर उसने माइंड के बारे में नहीं बताया, तो अगर नहीं बताया तो जो अपना पंकज है ना वो वापस ले सकता है अपना अपना घर। पर अगर श्रुति ने बताया होता और उसके बाद उसने अगर प्रॉफिट पे बेचा, तो अगर श्रुति ने बता दिया ना तो फिर पंकज कुछ नहीं उखाड़ सकता, फिर तो वो श्रुति प्रॉफिट कमाएगी ही, क्योंकि पंकज को ऑलरेडी पता है कि श्रुति इज डीलिंग ऑन हर ओन अकाउंट एंड नॉट एज एन एजेंट। सर इसका आंसर एक बार रीड कर लेना, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, मैंने आपको बस करा दिया। क्वेश्चन नंबर 59 रीड करो सर फटाफट, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 59। दैट्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। रुक जाओ, जिनके पास नोट्स है तुम तो पढ़ो। हाँ सर पढ़ो क्वेश्चन नंबर ये पढ़ो। समझे? सर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्या? ये क्वेश्चन यही था कि अगर एक एजेंट, सर सर ये क्या क्वेश्चन है, अगर एक एजेंट जो है उसको 10 लाख तक का खरीदी करने के लिए बोला था, वो 12 लाख की अगर खरीदी कर रहा है, क्यों? क्योंकि बोले डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो सर सवाल ये है कि आप अपने अथॉरिटी के बाहर जा रहे हो, हाँ, क्या वो सेपरेबल है? नहीं सर, अभी सेपरेट कैसे करेंगे, तुमने तो अलग से 12 लाख का कुछ खरीद लिया है। तो लॉ ने कहा अगर सेपरेबल नहीं है और आउटसाइड अथॉरिटी जा रहे हो, तो जो प्रिंसिपल है ना वो टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, एक बार आंसर पढ़ो, कीवर्ड्स पढ़ा रहा हूं पढ़ो। An agent does all the act on behalf of the principal but incurs no personal liability unless there is a contract to the contrary। लेकिन अभी सेक्शन 228 क्या कहता है, वेर एन एजेंट डज मोर देन ही इज ऑथराइज टू डू, जितना बोला गया उससे ज्यादा अगर कर रहा है ना, वो अपने स्कोप ऑफ अथॉरिटी के बाहर जा रहा है, जो सेपरेट नहीं किया जा सकता, प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन, प्रिंसिपल जो है वो 12 लाख के ट्रांजैक्शन को हकाल देगा। सर ये इन्होंने रेलेवेंट प्रोविजन डाला। पहले तो बोला कि यूं तो प्रिंसिपल लायबल होता है, पर अगर एजेंट अथॉरिटी के बाहर जा रहा है तो प्रिंसिपल लायबल नहीं रहेगा। फिर इन्होंने गिवन केस में क्या लिखा है, इन्होंने बोला गिवन केस में लिखा है कि एक्स ने क्या किया, वाई के साथ जो भी किया पूरा सब चीजें लिखी है, और फिर इन्होंने अप्लाई करके क्या लिखा, पढ़ो सर। इन्होंने अप्लाई करके क्या लिखा, एज सेड अबव लाइबिलिटी रिमेन्स दैट ऑफ द
principle unless there is a contract to the contrary. The agency agreement clearly specifies the scope of authority to purchase goods, however not exceeding his authority as an agent. अब उसने अगर खरीदा है तो लास्ट लाइन पढ़ो सर, Z will not succeed in his suit against X for recovery of payment. Z जो है वो नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, Z जो है वो नहीं जीतेगा। समझे सर बात? यस। लास्ट क्वेश्चन, प्रॉमिस ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो फिर मेरे को बताना। अब आप अपने मन से सोचो क्या आंसर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आंसर में क्या लिख सकते हो तुम सोच भी नहीं सकते ऐसा आंसर दिया है। पढ़ो क्वेश्चन। सर मैंने जब ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा था ना जिंदगी में, मेरे मन में आया ये लोग लिखेंगे कि हाँ एजेंट का राइट होता है कि वो अपना रेम्यूनरेशन एडवांस एक्सपेंसेस जो है वो रिटेन करके बाकी पेमेंट कर सकता है, बिल्कुल उसका राइट होता है। पर इन्होंने सर इसका आंसर क्या लिखा, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। वो बोल रहे हैं यहाँ पे प्रशांत एजेंट है और एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट तुम कभी टर्मिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एजेंट का इसमें इंटरेस्ट है। अगर मार्केट से पैसा रिकवर होगा तो वो अपना रेम्यूनरेशन 15,000 रुपए ले पाएगा। अब वो अपने 15,000 रुपए के रेम्यूनरेशन के लिए मार्केट से तो पैसा रिकवर करेगा ही। तो यहां पे जो एजेंसी है ना, इट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड टू द प्रेजुडिस ऑफ सच इंटरेस्ट। समझे सर? और ये जो एजेंसी है इट इज नॉट रिवोकेबल, देयरफॉर द एक्ट ऑफ प्रशांत इज वैलिड। सर थोड़ा ऑफ ट्रैक क्वेश्चन था, मैं इसको इसीलिए एक कैटेगरी मार्क कर रखा हूं, ये अभी आरटीपी का क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आएगा तो थोड़ा और इंप्रोवाइज होकर के करेक्ट होकर के आएगा। पर आपको एक चीज ध्यान रहनी चाहिए, एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे एक प्रशांत करके नालायक ढक्कन ढाला ढीला इंसान था। क्यों ऐसा बोल रहे हो सर? क्योंकि हमारे यहाँ जो ये स्टॉक मार्केट रीड नाम से बच्चा है इसका नाम प्रशांत है, ठीक है? मजाक कर रहे हो, ठीक है? उसने मेरे को परमिशन दे रखा है मजाक करने का। अब सर मेरी बात सुनो, अगर एक प्रशांत ऐसी हरकत करता है कि 15,000 रुपए रखता है बाकी 50-25 हजार रुपए दे देता है, तो लॉ छोड़ो, तुम लॉजिकली सोचो वैलिड ही है ना यार। मैं 40,000 दूंगा, तुम 15,000 दोगे, छोड़ो काट के 25,000 रुपए दे दो, एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सर हमने ना करीबन 20 क्वेश्चन कर लिए क्लास में और 100% कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, ठीक है? मैं आपसे बहुत जोर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये रिविजन्स मजा आए हैं, हम लोग बहुत एंड स्टेज में हैं, हम लोग एक लास्ट चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करेंगे, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मेरे को पता नहीं मैं करवा पाऊंगा क्या तुमको, क्योंकि मेरी सीए फाइनल की बैच शुरू हो रही है नहीं। तो मैं कोशिश तो करूंगा, पर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 10 नंबर का है वो अपन जरूर करेंगे। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर तुमको जम रहा है दोस्त, तो क्या भाई के लिए इतना नहीं करोगे कि उठा के इसको अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर करोगे? हाँ, तुम लोग इतना नहीं करोगे कि इस वीडियो को लाइक कर दे? हाँ, चलो इस वीडियो का लाइक टारगेट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 250 का लाइक टारगेट रखेंगे। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुम लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई, कंसिस्टेंटली हम पिछले 2 तारीख से हमने शुरू किया था रैपिड रिवीजन, कोशिश ये है कि संडे को भी कर ले, कोशिश ये है हर दिन हमने रिवीजन किया है और आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। 100 मार्क का तो खत्म हो गया है। अब आपको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 10 नंबर का होता है, स्टैट्यूट 16 नंबर का, 6 नंबर का होता है, टोटल 16 नंबर का बचा है। पर आपका सिलेबस एग्जाम भी आता है 16 नंबर का ही। क्या बोल रहा है? टोटल 16 नंबर का बचा है और आपका एग्जाम भी 116 मार्क्स के आते हैं, तो 100 नंबर का तो आपका पूरा पूरा पेपर खत्म हो गया है दोस्त। और इतना ज्यादा डिटेल्ड कंटेंट यूट्यूब पे पूरा डला हुआ है आपके लिए। दैट वाज द होल गिव अवे गाइस, that was the whole giveaway. I really hope you are enjoying it. Please do make sure that you share it with a lot of your friends who are giving exam in November 22. अगर उनके पास इतना डिटेल रिवीजन देखने का टाइम नहीं है तो उनके पास सुपर फास्ट रिवीजन भी है, जिसमें मैंने आधे समय में और भी आपका पूरा रिवीजन करवा दिया है। पूरे 15 घंटे में आपका पूरा कंपनी लॉ और अदर लॉ खत्म हो गया है। तो प्लीज इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाएं, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है? और लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से और कमेंट करने से क्या होता है, यूट्यूब इसको बहुत लोगों तक पहुंचाता है। और आप लोगों को पता है कि योर अप्रिसिएशन इज माय मोटिवेशन। तो गाइस प्लीज आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर लो, कल से अपन इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट शुरू करेंगे और कल और परसों में अपन उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद अपन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करेंगे। वैसे मैं बहुत ज्यादा मूड में हूं नहीं वो करवाने के, क्योंकि 14 चैप्टर में से 13 चैप्टर करवा दिए, एक तो तेरा बनता है, 13 मैंने करवा दिए, एक तेरा बनता है, ठीक है? तो एक लास्ट चैप्टर आप कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है।
प्लीज गाइज, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू मेक दीज सेशंस वायरल। और एक ही चीज होना चाहिए, अगर रिविजन करना है, अगर लॉ पढ़ना है, तो एक ही जगह, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। आई विल सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम इवनिंग। हैव अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड एंजॉय योर संडे। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, दिस इज सीए शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।